हेड लाइन्स आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। जाली अकाउंट्स केस, नैब ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का ज़िमनी रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत 24 मुलजिम नामजद। ज़िमनी रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन बताएगा, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट केस में आम पेशरफ्त हुई है और ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो कि कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ था। इस रेफरेंस में जो है, जब रेफरेंस दायर हुआ था उसमें 30 मुलजमान को नामजद किया गया था, जबकि आज उसमें ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें मजीद 24 मुलजमान को नामजद किया गया है, जिसमें नैब ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत मजीद जो है वो 22 मुलजमान को शामिल किया गया है। रेफरेंस में ये कहा गया है कि निजी बैंक के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया है और बेनामीदार A1 इंटरनेशनल के नाम पर जमीन जो है वो खरीदी गई है। और साथ साथ रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि मुल्जिम मुश्ताक अहमद जरदारी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं और मुल्जिम मुश्ताक का साबिक सदर के साथ मुश्तरका अकाउंट भी सामने आया है। 8.3 बिलियन रुपए की रकम जो है वो जाली अकाउंट के जरिए निकलवाई गई है। रेफरेंस में अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, मुस्तफा जुल्करनैन समेत दीगर मुल्जमान जो है वो शामिल हैं और 950 मिलियन रुपए की रकम दोबारा जरदारी के इस्तेमाल जो है वो अकाउंट्स जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। ये केस पहले ही एहतसाब अदालत में जो है वो चल रहा था, जिसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजे गए थे। ताहम अब इसमें पेशरफ्त हुई है और ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। जी, ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। हुसैन अहमद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिकवान और गुलाम सरवर तौहीनी अदालत से बच गए। फिरदौस आशिकवान और गुलाम सरवर खान को जारी तौहीनी अदालत के नोटिस वापस ले लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक और गुलाम सरवर की माफ़ी कबूल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज की हिदायत की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि आप दोनों जिम्मेदार पोजीशन पर और काबीना की नुमाइंदगी करते हैं। आपने तौहीन की, लेकिन अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम तनकीद से नहीं घबराते। सियासी अदम इस्तेहकाम का असर अदालती निज़ाम पर नहीं पड़ना चाहिए। मुआवन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI के दोनों रहनुमाओं को मुखातिब किया। रिमार्क्स दिए कि आप दोनों जिम्मेदार पोजीशन पर हैं और काबीना की नुमाइंदगी करते हैं। खामियां हर जगह पर हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं। अदालत तवक्को रखती है आइंदा आप अवामी सतह पर ज़ेर इल्तवा केसी से मुतल्लिक राय नहीं देंगे। अदालत आपके एक्ट को नजरअंदाज कर रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को मुतनाज़ा करना और लोगों का इदारों पर एतमाद खराब करना ठीक नहीं है। आज़ाद अदलिया के लिए और भी चैलेंजेस मौजूद हैं। अदालत को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। हमें कोई शक नहीं था कि आप दोनों ने तौहीन अदालत की, लेकिन अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लोग इस वक्त हुकूमत और पार्लिमान की तरफ देख रहे हैं। बदकिस्मती से हम सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम का असर अदालती निज़ाम पर नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने दोनों को जारी तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस वापस लेते हुए केस खत्म कर दिया। परवरदिगार जो है वो ये तुमको जानता है। रूल ऑफ लॉ की हमेशा पासदारी की है, इस मुकद्दस ईमान का एहतराम किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुआवन खसूसी ने बताया कि आइंदा साल जून तक हाई कोर्ट नई बिल्डिंग में मुंतकिल होगी, जबकि मौजूदा हाई कोर्ट की बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंतकिल होगी। और अब आपको लाहौर चलते हैं, जहाँ वज़ीर रेलवे शेख रशीद मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं। यही कहता है कि मेरी जेबें भरी हुई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ये कह रहे हैं कि वो कुछ लेके गए हैं लेकिन बता नहीं सकते। जी पहले उनका सवाल, जी छोटा सवाल करें ना ताकि मैं छोटा जवाब दूं, टाइम बचे। देखें नोटिफिकेशन, मैं अब आपने इतना लंबा सवाल करेंगे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नोटिफिकेशन उससे पहले हो चुका था, 19 अगस्त को हो चुका था और उसको 19 अगस्त को नोटिफिकेशन हो चुका था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। और जो मजहबी तहरीक का वो नारा लगाकर फजलुर रहमान साहब आए थे, वो अपना समूह लेके वापस चले गए हैं। अब वो फिर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, रहबर कमेटी में और नून लीग की तरफ। मरियम नवाज यहीं रहेंगी इंशाल्लाह आपके पास लाहौर में। जुग जुग जिए लाहौर। कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ खुश रहे, लंदन में रहे। जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना। ये PTI का मसला है। वो कहते हैं क्यों चला गया, दफा बला गंद बला लंदन पैथरो जिधर मर्जी क्या एफल। अब देखें
ناروے کا واقعہ پرائم منسٹر نے کل بہت زبردست کہا ہے کہ اس کی OIC کی میٹنگ بلائی جائے اور اسلام اور قرآن کی اور کالا رسول اللہ کی کوئی تضحیک نہیں برداشت کی جا سکتی. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے، مسلمان جب بھی جاگتا ہے تو اس کا ولولہ اور دبدبہ اور تنتنا اور ہمامہ دنیا کو انگشت بدندہ کر دیتا ہے، اور نبی کی رسالت اور نبی کی رسپیکٹ اور نبی کی ختم نبوت پہ کوئی کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پرویز الہی صاحب کا مسئلہ یہ اٹھا رہے ہیں بار بار. پرویز الہی صاحب اس سسٹم کا حصہ ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. کشمیر کے بارے میں بتائیں گے. نواز شریف صاحب باہر گئے، آپ کا پرائم منسٹر کہتا تھا میں غدار ہوں گا اگر نواز شریف باہر چلا گیا، اگر میں نے ڈیل کی میں غدار ہوں. کیا وزیر اعظم نے غداری کی؟ اس کو علم نہیں تھا، وہ چوچا تھا، بچہ تھا. کس طرح نواز شریف؟ دیکھیں، عمران خان نے کہا رہا تھا میں NRO نہیں دوں گا، عمران خان نے NRO نہیں دیا. آپ سارا سوشل میڈیا، سارا میڈیا کہہ رہا تھا یہ مر گیا تو گلے لگ جائے گا، گلے پڑ جائے گا. میں 6 مہینے سے کہہ رہا تھا دفع کرو، جانے دو، سکھی رہو. دوسرا بھی جانا چاہتا ہے جانے دو. حالانکہ عمران خان لیٹ می فنش. پرائم منسٹر دیکھیں آپ، لیکن میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان اور وقار سے تفتیش کی جائے. اس نے میڈیا کو سب سے پہلے بیوقوف بنایا. میڈیا نے سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا کہ صبح مرا کہ شام مرا ہے. لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے. اس ملک میں سوشل میڈیا پہ یہ بیان چلے کہ اس کا جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے. میں نے کہا یہ کفن اٹھا کے دیکھنا لندن سے نکلے گا. شیخ صاحب پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر 15-20 ہزار رہ جائے تو بندہ تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اللہ نے جتنا مجھے سیاسی سوچ دی ہے کہ 3 ماہ چھوڑ کے 3 سال بھی نہیں اس کا یہ کام پورا ہو گیا. آپ کا سوال اور جو آیا کوئی پاگل نہیں بنایا. دیکھیں آپ میڈیا، اب دیکھیں آپ نے سوال کر لیا حفیظ امین، اب جواب سن لیں. آپ میڈیا نے ایسا میڈیا، یہ ڈاکٹر سارے انفلوئنس ایجنٹ تھے. یہ سارے ڈاکٹر پنجاب کے بھی انفلوئنس. میں نے کہا، میں نے راشدہ کا نام نہیں لیا، پوچھیں شیخ صاحب سے پوچھیں. میں نے یہ کہا کہ یہ انفلوئنس ایجنٹ ہیں یہ ڈاکٹر، لیکن باہر جانے دو، یہ کفن سے منہ نکالے گا لندن میں جا کے. لاسٹ 3 کوسچن. نئے آرمی چیف جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہے. اور پاک فوج عظیم فوج ہے، یونائٹڈ فوج ہے، دنیا کی عظیم ترین فوج ہے جس کا جنرل قمر جاوید باجوہ ہے. کشمیر کے لیے ہمیں، کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے اندر جا کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. اور ہمیں کشمیر کے مسئلے کو ہم کوتاہی برت رہے ہیں. ہمارا میڈیا نے بھی کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے. اگر پرائم منسٹر نہ گیا تو شیخ رشید کشمیر کے دورے پہ جا رہا ہے. میرا نہیں خیال، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا. جس نے اگر پناہ لینی ہو وہ بڑا لے لے. پاکستان کو جس نے نقصان پہنچانا ہے اندر سے پہنچانا ہے. بھارت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. انڈیا پاکستان کی سرحدوں کو نہیں چھیڑ سکتا ورنہ وہ نیست و نابود ہو جائے. جب بھی وہ نقصان پہنچائے گا پاکستان سے اندر سے پہنچائے گا. اکانومی کو ڈسٹرائے کرے گا، ہمارے اتحاد کو ڈسٹرائے کرے گا، ہمارے مذہبی تعصبات کو اور مذہبی جذبات کو ڈسٹرائے کرے گا. انڈیا سرحدوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس نے، مجھے نہیں پتا الطاف حسین کا. لاسٹ کوسچن بٹ صاحب جی. میری پارٹی محفوظ حالتوں میں نے کہا دونوں طرف کھیل رہی ہے. کوئی بات غلط ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ. مجھے ہیں جی، وہ جب چاہے آئے جگ آئے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ وہاں بھی ہمارا کام کر رہا ہے، یہاں آ کے بھی ہمارا کام کرے گا، ہماری پارٹی کا ممبر ہے.
वज़ीर रेलवे शेख रशीद लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे और नवाज शरीफ के बारे में उनका ये मानना है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि वो चले जाएंगे, चले गए, वापस नहीं भी आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्वे के अफसोसनाक वाक़े पर उन्होंने इज़हार अफसोस किया और इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। तो फिरदौस आशिक अवान कहती है कि नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि जिससे इस्लामोफोबिया का खात्मा हो सके। अपने खुसूसी बराए इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में अहम मामलात उठाएंगे। मौलाना फजल रहमान का प्लान ए बुरी तरह से पिट गया और प्लान बी को भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो अब खुद को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं। मियां साहब के हशाश बशाश चेहरे ने तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ को जुटला दिया है। नॉर्वे में अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनने वाला कुरान करीम के हवाले से जो नापाक कोशिश की गई, OIC इस्लाम फोबिया के हवाले से मिल बैठ के सर जोड़ के दुनिया को ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवाए कि दुनिया का कोई भी माशरा और मज़हब या हुकूमत इस तरह के इक़दामात की हौसला शिकनी करे। प्लान ए बुरी तरह पिटा, प्लान बी अवाम ने पाँव की ठोकर से मुस्तरद किया, प्लान सी उनकी रसवाई का बायस बन गया। अब वो मुंह छुपाने की बजाय अभी भी झूठ का सहारा लेके अपने आप को तिफल तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ हैं। हशाश बशाश तंदुरुस्त मियाँ साहब का जो चेहरा है वो सारे मीडिया को भी बता रहे हैं कि आपके जो सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ थी उनको भी उन्होंने जुटला दिया। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसला महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ के वकील को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर कल मजीद दलाल देने की हिदायत कर दी है। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हुकूमत कौमी मामलात में अपोजिशन का भरपूर मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी के बाद तर्जुमान का इजलास भी बुला लिया है। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में फौरन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की APC की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है बिलावल भुट्टो ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खुद शरीक होने का फैसला किया है। APC में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी वफ्द शरीक होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की APC की दावत कबूल कर ली है। गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी कल 3 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन की जाएगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का फैसला होगा। गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी कल 3 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। ब्रेक के बाद हासिल है तो महकमे जंगलात और जंगली हयात बलूचिस्तान में कवायद के बरअक्स भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। डिविजनल फॉरेस्ट की 31 पोस्टों में 15 पर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती की जा रही थी, लेकिन ये भर्तियां बराह रास्त कर ली गई हैं, जबकि महकमे खजाना की मंजूरी के बगैर भी 6 DFOs को भर्ती किया गया है। और ये सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए कोयटा से हमारे नुमाइंदे होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मौजूद हैं किफ़ायत अली। किफ़ायत अली, ये बताएगा कि BPSC के बगैर अगर भर्ती हुई है तो ये मामला तो वैसे ही मशकूक हो गया।
जी बिल्कुल, महकमा जंगलात में जो है वो प्रमोशन कोटे और कवायद और ज़वाबित के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर भर्तियों का जो है वो इंकिशाफ हुआ है। अगर देखा जाए तो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि ग्रेड 16 की पोस्ट है, वहां पर भी जो है वो बड़े पैमाने पर बराह रास्त उनको भर्ती किया गया है। इसके अलावा जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसकी 31 पोस्टें थी और इन पर 15 को जो है वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती किया जाना था, जबकि 16 पोस्टों को जो है वो प्रमोशन कोटे के तहत जो है वो फिल किया जाना था। ताहम इस पोस्टों पर हमने देखा कि सिर्फ 3 अफसरान को जो है वो प्रमोशन दी गई और बाकी तमाम जो पोस्टें थी उनको बराह रास्त पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है वो भर्ती किया गया है। इसके 12 जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई अफसरान की जानिब से, ताहम उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा जो आरएफओ है उसकी भी पोस्टों को इसी तरह से देखा गया। इसके अलावा महकमा जो खजाना है उसकी मंजूरी के बगैर भी जो है वो 6 से ज्यादा आरएफओस को जो है वो भर्ती किया गया है। इस मामले पर जब हमारी बात हुई हमारे जराए से, तो उनका ये कहना है कि अब जो है वो मुतअद्दिद अफसरान जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, चूंकि उनका ये कहना है कि ये मामला जो है वो बहुत मशकूक हो चुका है और उसमें यकीन कहीं ना कहीं जो है वो करप्शन और दीगर जो अकरबा परवरी की जो तासुरात हैं उनको भी जो है वो कम नहीं किया जा सकता और अब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे इन तमाम तर गैर कानूनी भर्तियों पर। जी, अदालत का दरवाजा खटकाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। किफायत अली हमारे साथ बलूचिस्तान से आए थे, कोटा से, और बता रहे थे बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कौमी खजाने की बात की जाए तो अरबों रुपए योमिया देने वाले कराची में मसाइल के पहाड़ हैं। कराची में 3 फ्लाई ओवर्स में तामीर का वफाकी मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया और रोजाना हजारों शहरी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने पर मजबूर हैं। जेर तामीर 3 फ्लाई ओवर्स मुद्दत खत्म होने के बावजूद मुकम्मल न हुए और फ्लाई ओवर्स की तामीर जुलाई और अगस्त में मुकम्मल होना थी। फ्लाई ओवर से मुल्हिका सड़कों पर धूल मिट्टी के बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौमी खजाने को अरबों रुपए योमिया देने वाले कराची में मसाइल के पहाड़, टूटी फूटी सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे। ये कोई दूर अफ्सदा इलाका है न गैर मारूफ सड़क। सरजानी से टावर को मिलाने वाली कराची की मरकजी शाहरा है जहाँ रोजाना हजारों गाड़ियाँ सफर करती हैं। 1.5 साल से इस रोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यही इसके तरीके से पूरे सब तोड़म फ्लाई ओवर बनता हुआ दिख ही नहीं रहा ना, ये कि काम होता हुआ दिखे कि हम समझें कि हाँ यार अब तैयार हो जाएगा जल्द से जल्द। पुल जल्द से जल्द बन जाए तो हमें परेशानी का फायदा ना उठाना पड़े और जो है ना गाड़ियों को भी बहुत नुकसान होता है, कोई चीज़ें निकल जाती है, इंसान भी गिर जाते हैं। रोड देखे टूटे पूरे, कब से मिशन करा हुआ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। शाहिद खान अब्बासी दौर में 25 अरब रुपए के कराची पैकेज के तहत सखी हसन, 5 स्टार और केडीए चौरंगी पर फ्लाई ओवर्स की तामीर शुरू हुई। हुकूमतें बदल गईं, ऐलानात और वादों की भी फहरिस्त तवील हो गई, मगर कराची में विफाकी हुकूमत के 3 फ्लाई ओवर्स का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। जल्दी कर लें ताकि हमें भी आसानी हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक भी होता है, बहुत परेशानी होती है। ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशानी, मरीजों को तकलीफ होती है, एम्बुलेंस से कई बार खड़े रहती है, गाड़ियां जगह नहीं देती। इस जगह हम रोज़ गुजरते हैं और 1-1 घंटा 1.5 घंटा बाद बहुत परेशान होते हैं और डस्ट का ये हाल है कि जिसकी इंतहा नहीं, बहुत अजाब में आए हुए हैं। प्लीज इसके लिए कुछ करें। कराची के 3 फ्लाई ओवर समेत शेरशाह सूरी रोड की तामीर की लागत का तखमीना 2386 मिलियन रुपए लगाया गया था, जबकि काम का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। PTI इख्तियार में आई तो ऐलान हुआ कि कराची की तरक्की तरजीह है। गवर्नर सिंध के मुताबिक फ्लाई ओवर्स की तामीर जुलाई अगस्त में मुकम्मल होना थी। कराची के 3 फ्लाई ओवर्स के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं, मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ। फ्लाई ओवर्स की तामीर और इससे मुल्हिका सड़कों की मरम्मत में मजीद 2 माह लग सकते हैं। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। कराची में सही हसन पर बनने वाले फ्लाईओवर की तामीर में सुस्त रवि की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है जानते अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। चांद नवाब बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सेंट्रल में, जो कराची का सबसे बड़ा ज़िला कहलाता है, जहाँ ये फ्लाई ओवर तामीर हो रहा है नागन चौरंगी से, और ये नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस तक का फ्लाई ओवर है जो कई सालों से तामीर हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का यही कहना है कि कई साल हो गए, हसरत ही रह गई है कि कब ये पुल बनेगा फ्लाई ओवर, लेकिन ये बनकर ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली ट्रांसपोर्ट को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से गुजरती हैं, वो उनको मरीज़ों को परेशानी होती है। यहाँ से मरीज़ जो हैं, मरीज़ हों या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा तालबात हों, वक्त पर नहीं पहुंच सकते। टूटी फूटी सड़कें हैं और ये बताइए यहाँ पर जो मिट्टी है वो पड़ी हुई है, जिसकी वजह से धूल है। जो दमे के मरीज़ हैं उनको यहाँ से गुजरने में भी बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि ये फ्लाई ओवर ना बनने की वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाने वाले लोगों को जो अपने मंजिल मकसूद पर जाते हैं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया चांद नवाब। 92 न्यूज़ कराची। 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 92 न्यूज़ कराची।
चांद नवाब, इस मुतल्लिक आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची के शहरी कहते हैं कि तामीराती काम शुरू कर दिए जाते हैं लेकिन उन्हें वक्त पर मुकम्मल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन्हें रोज़ाना तकालीफ का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए आप भी जानिए। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए, सबके लिए वबाल जान बना हुआ है। ये आपके ज़रिए हुकूमत तक मैसेज आना चाहिए। रोड टूट फूट का शिकार है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, धूल मिट्टी, लोगों का बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। बातें ज़्यादा है, काम कम हो रहा है, काम नहीं हो रहा। हालत बड़े ख़राब है रोडों के, रोड टूट फूट है, कोई पुरसान हाल नहीं है। ये तो आज मेरे ख्याल कई साल हो गए इसको चलते हुए, कारोबार काम चलते हुए, इसका कोई हल नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि पंजाब में इंतज़ामी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने वालों को 2023 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मुश्किल मरहले से गुजर चुके, खसारे से निकल आए हैं। अब हमारी तमाम तर तवज्जो गुड गवर्नेंस और आवाम को रिलीफ देने पर होगी। उन्होंने ये बातें कुछ यूँ कही। मेरा ख्याल वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा है कि पंजाब की सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने एक बहुत प्रिंसिपल्ड बात की है और वो प्रिंसिपल बात हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि जो अदारे हैं उनको डीपोलिटिसाइज किया जाए, उनको गैर सियासी किया जाए। तो उन्होंने ये फरमाया है कि जहाँ पर इंतज़ामी जो तब्दीलियाँ हैं वो इंतज़ामी हवाले से, मेरिट के हवाले से होनी चाहिए, सियासी हवाले से नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात जो है की है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि शायद एक इशू हो गया, दूसरा इशू हो गया, तीसरा इशू हो गया, वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकेंगे या कोई हुकूमत में तब्दीली होगी, तो ये मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इन तमाम हजरात को 2023 तक इंतज़ार जो है करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल फ़ैसले थे वो हमने कर लिए, डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो गुजर गया है और अब इंशाअल्लाह हमारी पूरा जो फोकस है वो गुड गवर्नेंस पे होगा, वो महंगाई के खात्मे पे होगा, वो लोगों को रिलीफ देने पे होगा। और हमने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ चल फिर नहीं सकते। नवाज शरीफ की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट पर कायम हूँ। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का इंटरव्यू और कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। मेडिकल बोर्ड अपनी तजावीज़ पर कायम है। डॉक्टर्स की तजवीज़ थी कि नवाज शरीफ के बाद टेस्ट बैरून मुल्क ही हो सकते हैं। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नजर आना शुरू हो गया है। मुआशी इंतहाई अबतर सूरत हाल हमें विरसे में मिली है। बरामदात में इजाफा हो रहा है। मुशीर खजाना हफीज शेख का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात में 17% इजाफा हुआ। हमारा हदफ 1.3 ट्रिलियन रुपए का है जो हासिल किया जा सकता है। कहा कि बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मनसूबों की रफ्तार को भी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 38,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल और करेंसी रेट मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद कराची में मौजूद हैं। शहराज अहमद, बताइएगा, हफ्ते का पहला दिन है, कारोबारी सूरत हाल कैसी जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मार्केट का आगाज़ मनफी देखा गया था, लेकिन अब मार्केट 150 पॉइंट्स इजाफे के बाद 38,074 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होती देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 52 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा देखा गया, जबकि 22 कंपनियों के शेयर में जो गिरावट का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। स्टॉक ब्रोकर से इस हवाले से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता हफ्ते स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें शरह सूद 13.25% रखने की जो ऐलान किया गया है उससे कारोबारी तबके का एतमाद बहाल हुआ है। इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी का सोच रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इसके मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं और मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। करेंसी मार्केट के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर 16 पैसे इजाफे के बाद 155 रुपये 45 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 155 रुपये 40 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। दीगर करेंसीज़ की बात की जाए तो इस वक्त सऊदी रियाल 41 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, जबकि यूएई दरहम 42 रुपये 60 पैसे, यूरो 172 रुपये 50 पैसे, यूके पाउंड 200 रुपये 50 पैसे। इसके अलावा जैपनीज़ यन 1 रुपये 44 पैसे, चाइनीज़ जान 23 रुपये पर मुस्तहकम है, जबकि कुवैती दिनार 509 रुपये 21 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। सोने की कीमत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त
मार्केट में फी तोला सोना 85,650 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना 73,432 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $9 कमी के बाद $1462 फी ऑन्स हो चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुकामी सतह पर भी सोने की जो कीमतें हैं उसमें कमी का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया, शराज अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल असमैन से मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल असमैन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को बरादर मुस्लिम ममालिक और OIC से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो भारत पर जोर दें कि वो अपने मजालिम को फौरी तौर पर ख़त्म करें, उनके हुकूक का एहतराम करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर के OIC राब्ता ग्रुप को सराहा, जिसने 74वीं UN जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन्स पर मुतफ़िक़ा तौर पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीरियों के मुहासरे, मवासलात की बंदिश, बिला इश्तियाल ताकत के इस्तेमाल, पैलेट गन और नौजवान लड़कों के अगवा के वाक़यात की मज़म्मत की है। पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल अनकरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी और उनकी अहलिया के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तुर्की के शहर अनकरा में पाकिस्तानी MSc स्कूल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। महफिल में पाकिस्तानी असातिज़ा और तलबा और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया और नातख्वानी की। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ साहब ने अपनी तकरीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में माह रबीउल अव्वल के हवाले से दुरूद सलाम की महफिल का सिलसिला जारी है। रियासत वर्जीनिया में भी ऐसी ही रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। तफसीलात खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मैरीलैंड, वाशिंगटन DC और वर्जीनिया की रियासतों से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मारूफ नात खां तलहा अब्बासी ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी, पीर सैयद हैदर पाशा कादरी और मुफ्ती हसन रज़ा कादरी ने मिलाद की अहमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर बयान इरशाद किया। वो तबस्सुम फरमाते तो कैसे, वो किसी पे जलाल फरमाते तो कैसे, वो किसी को अता करते तो कैसे, वो किसी को दामन में छुपाते तो कैसे, वो किसी का हौसला बढ़ाते तो कैसे, वो किसी से जंग के लिए निकलते तो कैसे, वो किसी से सोलो के लिए आमादा होते तो कैसे, वो उनके माथे पे जब दुआ की तबानियां झिलमिलाती तो कैसे। अब हम कुरान के जरिए से कुरान की दलील देंगे। अल्लाह अकबर, आइए पढ़िए पहले पारे के आखिरी रुकू को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों से वसीयत दी और नसीहत की उनको, तो उनके बेटों ने कहा कि क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। वो कहने लगे कि याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे कि हम आपके बाद आपके रब की इबादत करेंगे, इलाह का व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। याद रखिएगा। पाकिस्तान से आए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज नदीम, इमरान शेख अत्तारी और साहिबजादा हसन बिन खुर्शीद ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया।
फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी की यह महफिल रात गए तक जारी रही, जबकि आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम भेजा गया और मुसलमानों के हक में दुआए खैर की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वर्जीनिया। फ्रांसीसी दारुलहुकूमत पेरिस में मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ्रांस और यूरोप के रहनुमाओं ने पेरिस के एक मुकामी रेस्टोरेंट में इजहार तशक्कुर तकरीब का इनेकाद किया। कारकुनों ने जहां बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जीत पर मुबारकबाद पेश की, वहीं अहलियान मीरपुर के एतमाद का शुक्रिया भी अदा किया। शुरका का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार दिया, मगर फिर भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। इंतखाबी नताइज ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की समत मुतय्यन कर दी। बैरिस्टर सुल्तान की कामयाबी से वाज़े हो गया कि आइंदा इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ की जीत होगी। बैरिस्टर सुल्तान ने एक शानदार कामयाबी हासिल की है, जो इस बात का सबूत है कि बैरिस्टर पहले दिन से ही और आज तक ये कश्मीर की आवाज़ हैं। उनका कहना था कि मीरपुर के अवाम ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और वो वक्त दूर नहीं जब आज़ाद कश्मीर के तमाम इंतखाबी हलकों में तहरीक इंसाफ राज करेगी। वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर तमाम पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ख़वातीन एसोसिएशन के सालाना मीना बाज़ार का इनेकाद हुआ, जिसमें गैर मुल्की सिफारतकारों और अहले खाना ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान समेत 16 से ज़ायद ममालिक के सकाफ़ती मलबूसात, खानों के मुनफ़िज़ स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की कम्यूनिटी का इंसानियत की मदद का अज़्म। इस्लामाबाद से देखिए फैसल रज़ा खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ख़वातीन एसोसिएशन का सालाना मीना बाजार, पाकिस्तान समेत 16 ममालिक के स्टॉल्स। खातून अव्वल समीना अलवी ने इफ्तिताह किया। घरेलू दस्तकारियों और रिवायती पकवानों में गहरी दिलचस्पी ली। तकरीब से खिताब में खातून अव्वल कहती हैं, 5% by law, everyone has to hire a person with disabled in their companies. In school, they should go in a regular schools. वफा तकरीब से सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद समेत अहम शख्सियात का खिताब। गैर मुल्की सुफरा कहते हैं, इंसानियत की खिदमत सबका फर्ज है। In every society we have underprivileged people, disabled people. The more we reach out to them, the better their life is. गैर मुल्की खवातीन ने पफवा बाजार को सकाफती और इल्मी तरवीज का नादिर जरिया करार दिया। This charity bazaar is a big opportunity for us to help these unprivileged people. मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत, मौसीकी और रक्स ने समा बांध दी। इनको इकोनॉमिकली आप एम्पावर करें, और अगर वो कोई भी बिजनेस करती हैं, कोई भी प्रोफेशन में काम है, तो जो पैसा वो कमाती हैं वो खुद खर्च कर सकें। वफा तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखत शुदा बैट्स और बॉल्स 4,10,000 रुपए में नीलाम हुए। इस मौके पर बजरिया कुरानदाजी हाजरीन में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।